107 वैशाली में मगध महामात्य। वैशाली के जनपद में इस बार फिर भूकंप हुआ। वैशाली के महान राजमार्ग पर एक दीर्घकाय ब्राह्मण पांव प्यादा धीर मंथर गति से संथागार की ओर बढ़ रहा था। उसके पांव नंगे और धूल दूसरे थे। कमर पे एक शाण सटिका और कंधे पर शुभ कौशय पड़ा था, जिसके बीच उसका स्वच्छ जनेऊ चमक रहा था। इस ब्राह्मण का वर्ण गोरा, मुख मुद्रा गंभीर और तेज पूर्ण नेत्र, दृष्टि पैनी, ललाट उन्नत, कंधे और ग्रीवा मासल, होठ संपुटित, भाल चंद्र चंदन चर्चित, नंगे शीर और सतधौर हिम श्वेत चोटी। वह अगल बगल नहीं देख रहा था, उसकी दृष्टि पृथ्वी पर थी। उसके निकट आने तथा साथ चलने की सप्रथा वैशाली में कोई नहीं कर सकता था। उसके 50 हाथ के अंतर पर 2 सहस्त्र ब्राह्मण नंगे पैर, नंगे बदन, नंगे सिर, केवल शाटिका कमर पर पहने और जनेऊ हाथों में ऊंचे किए चुपचाप चल रहे थे। उनके पीछे सहस्त्रों नागरिक, ग्रामीण, शेठी, सामंत, विश, कम्मकर आदि पुरुष थे। घरों के झरोखे से मिसिका और अलिंदों से कुलवधू, गृहपति, पत्नियां आश्चर्य, कौतूहल और भीत मुद्रा से इस सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण को देख रहे थे। सब निशब्द चल रहे थे। सभी मन ही मन भांति भांति के विचार कर रहे थे। कोई कानों कान कुछ सुधाकर बात कर रहे थे। यह ब्राह्मण विश्वविख्यात राजनीति के ज्ञाता मगध के पदच्युत दुर्धर्ष अमात्य वर्षकार था। उसके राज विग्रह, राजकोप और राजच्युति के समाचार प्रथम ही विविध रूप धारण करके वैशाली में फैल गए थे। संथागार के प्रांगण में वैशाली गणसंघ की अष्टकुल प्रतिनिधियों ने महामात्य का स्वागत किया और वे सब तब तेजस्वी ब्राह्मण को आगे कर संथागार में ले गए, जहां महासंधि विग्रह जयराज और उनके विदेश सचिव ने आगे बढ़कर अमात्य के प्रति संबोधन कर अभ्यर्थना की। फिर उन्होंने उससे एक निर्दिष्ट आसन पर बैठने का अनुरोध किया। अमात्य ने अनुरोध नहीं माना और वह 2 पग आगे बढ़ाकर वेदी के सम्मुख आ खड़े हुए। तब अमात्य ने जलद गंभीर वाणी में कहा, हुआ बहुत शिष्टाचार संपन्न हुआ, परंतु वज्जी के अष्टकुल अभ्रम में ना रहे। मैं आज मगध का अमात्य नहीं, एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। उदर के लिए अन्न की याचना करने आया हूँ। अष्टकुल के गण प्रतिनिधि ब्राह्मण को अन्न दे तो यह ब्राह्मण राज सेवा करने में प्रस्तुत है। विदेश सचिव नागसेन ने आसन से उठकर कहा, आर्य अपने व्यक्तित्व में ही सुप्रतिष्ठित है। यह मगध का दुर्भाग्य है कि उसे आपकी राजसेवा से वंचित रहना पड़ा है, परंतु राजसेवा के प्रतिदान का कोई प्रश्न नहीं है। वज्जी संघ आर्य की वज्जी भूमि में सामान्य अतिथि के रूप में स्वागत करता है। सुनकर आश्वस्त हुआ, अष्टकुल का कल्याण हो। यद्यपि मैं ब्राह्मण हूँ, किंतु भिक्षोपजीवी नहीं। वज्जीगण यदि राजसेवा लेकर अन्न दे तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं। यह आर्य का गौरव है, परंतु आर्य यह भली बात जानते हैं कि वज्जी शासन में मात्र अष्टकुल के प्रतिनिधि सक्रिय रह सकते हैं, वर्णधर्मी आर्य नहीं। यह हमारी प्राचीन मर्यादा है। विदेश सचिव नागसेन ने कहा, यह मैं नहीं जानता हूँ। आयुष्मान को सशंक और सावधान रहना चाहिए, यह भी ठीक है, परंतु शासन में सक्रिय होने की मेरी अभिलाषा नहीं है। मैं तो अन्न का मूल्य देना चाहता हूँ। क्यों आर्य यहाँ आज्ञा करते हैं, जबकि वज्जियों का यह संघ आर्य का सम्मान अतिथि के रूप में स्वागत करने को प्रस्तुत है। ठीक है, परंतु आयुष्मान, पूजन की भी एक मर्यादा होती है। मैं अतिथि तो हूँ, जीविकान्वेषी हूँ, अर्थी हूँ, तो आर्य प्रसन्न हो। वज्जीगण संघ को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आर्य की यही यथेष्ट सेवा होगी। भद्र, मैं राजपुरुष प्रथम हूँ और ब्राह्मण पीछे। मैं आशीर्वाद देने का आभासी नहीं, राजचक्र चलाने का आभासी हूँ। जयकार सन्निधि विग्रह ने गणपति सुनंद को संकेत पाकर खड़े होकर कहा, तब आर्य यदि वज्जीगण के समक्ष मगध सम्राट के पर आर्य के प्रति कृतघ्नता तथा अनाचार का अभियोग उपस्थित करते हैं तो गण सेनापति उस पर विचार करने को प्रस्तुत है। मगध सम्राट वज्जीगण का विषय नहीं है आयुष्मान, इसलिए वज्जीगण सन्निपात इस संबंध में विचार नहीं कर सकता। फिर मेरा कोई अभियोग नहीं है, मैं तो अन्न का इच्छुक हूँ। तब यदि आर्य वज्जी संघ में राज नियुक्त हो और वज्जी संघ यदि मगध पर अभियान करे, तब आर्य कठिनाई में पड़ सकते हैं। कठिनाई कैसी आयुष्मान? विविधा की आर्य, परंतु वज्जी संघ मगध पर अभियान क्यों करेगा? उसकी तो साम्राज्य लिप्सा नहीं है। नहीं, वज्जी संघ ना अभियान करे, मगध ही वज्जी पर अभियान करे, तब आर्य क्या करेंगे? जो उचित होगा वही। और औचित्य का मापदंड क्या होगा? विवेक, न्याय या राजनीति? राजनीति आयुष्मान। किसकी राजनीति आर्य? जयसंघ ने हंसकर कहा। कुटिल ब्राह्मण क्रोध से धर-धर कांपने लगा। उसने कहा, मेरी ही राजनीति आयुष्मान। तो आर्य क्या ऐसी आज्ञा देते हैं कि भविष्य में वज्जियों का गण शासन आर्य की राजनीति का अनुगमन करे? यदि ये ब्राह्मण उसके लिए हितकर होगा तो उसे ऐसा करना चाहिए।
आर्य यह गण नियम के विपरीत है। यह साम्राज्य विधान में सुकुर है, गण शासन में नहीं। गण शासन संधिपात के छंद के आधार पर ही शासित कर सकता है। तो वज्जीसंघ आश्रित ब्राह्मण को आश्रय नहीं दे सकता। अब गणपति सुनंद ने कहा, आर्य अब भली बातें जानते हैं कि हमारा यह संघ शक्ति तंत्र सर्वसम्मति से चलता है। इसके लिए इस संबंध में सोच विचार कर जैसा उचित होगा आर्य से परामर्श करके निर्णय कर लिया जाएगा। तब तक आर्य वज्जीगण के प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में रहकर संघ की प्रतिष्ठा वृद्धि करें। तो गणपति राजन ने ऐसा ही हो। आर्य वर्षकार ने हाथ ऊंचा करके कहा, तब तक मैं दक्षिण ब्राह्मण कुंडग्राम सन्निवेश में आयुष्मान सौमिल क्षत्रिय का अंतेवासी होकर ठहरता हूँ। विदेश सचिव ने कहा, जिसमें आर्य प्रसन्न हो। तब तक आर्य की सेवा के लिए सहस्त्र स्वर्ण प्रतिदिन और यथेष्ट दास दासी संघ की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। वर्षकार ने मौन ही स्वीकार किया तथा संथागार त्यागा। 108 भद्रनंदिनी। बहुत दिनों बाद वैशाली में अकस्मात फिर उत्तेजना फैल गई। उत्तेजना के विषय दो थे। एक मगध महामत्य आर्य वर्षकार का मगध सम्राट के अनादरित होकर वैशाली में आना, दूसरा विदिशा की अपूर्व सुंदरी वेश्या भद्रनंदिनी का वैशाली में बस जाना। जिस प्रकार आर्य वर्षकार उस समय भूखंड पर विश्व विश्रुत राजनीति के पंडित प्रतिष्ठित थे, उसी प्रकार भद्रनंदिनी अपने रूप यौवन और वैभव में अपूर्ण थी। देखते ही देखते उसने वैशाली में अपने वैभव का ऐसा विस्तार किया कि अम्बपाली की आभा भी फीकी पड़ गई। नगद भर में यह प्रसिद्ध हो गया कि भद्रनंदिनी विदिशा के अधिपति नागराज शेष की पुत्र पुंजु भोगी की अंतेवासिनी थी। वह नागकुमार भोगी के असद व्यवहार से कुपित होकर वैशाली आई है। उसके पास अनगणित रत्न स्वर्ण और संपदा है। उसका रूप अमानुषिक है और उसका नृत्य मनुष्य को मूर्छित कर देता है। सभी महारागों और ध्वनिवाद में उसकी असाधारण गति है। वह 14 विद्याओं और 64 कलाओं की पूर्ण ज्ञाता सर्वशास्त्र निष्पता दिव्य सुंदरी है। वह अपने यहाँ आने वाले अतिथि से केवल नृत्य पान का 100 सुवर्ण लेती है। वह अपने को नागराज भोगी पुरन्ने की दत्ता कहती है और किसी पुरुष को शरीर स्पर्श नहीं करने देती। वैशाली के श्रीमंत सेठी पुत्र और युवक सामंत उसे देखकर ही उन्मत्त हो जाते हैं। उसका असाधारण रूप और संपदा ही नहीं, उसका वैचित्र्य भी लोगों को कौतूहल की उत्पत्ति करता है। नागपत्नी को देखने की सभी अभिलाषा रखते हैं। जो देख पाते हैं वे उस पर तन मन वारने पर विवश हो जाते हैं, परंतु किसी भी मूल्य पर वह किसी पुरुष को अपना स्पर्श नहीं करने देती। उसकी यह विशेषता नगर भर में फैल गई। लोग कहते हैं इसने देवी अम्बपाली की स्पर्धा की है। कुछ कहते हैं नागराज ने देवी अम्बपाली से प्रणयाभिलाषा प्रकट की थी, सो देवी ने अनादृत होकर उनका मनोरंजन करने को यह दिव्यांगना छद्मावेश में नागराज ने भेजी है। भद्रनंदिनी का द्वार सदा बंद रहता था। द्वार पर सशस्त्र पहरा भी रहता था। पहरे के बीच एक बहुत भारी दुर्दर रखा हुआ था। जो आगंतुक 100 स्वर्ण देता वह दुर्दर पर डंका बजाता। प्रहरी उसे महाप्रतिहार को सौंप देता। वह आगंतुक को भद्रनंदिनी के विलास कक्ष में ले जाता, जहां सुरा सुंदरियां और कोमल उपाधान उसे प्रस्तुत किए जाते। एक नियम था, 100 स्वर्ण लेकर एक रात्रि में वह केवल एक अतिथि का मनोरंजन करती थी। तरुण श्रीमंतों का सामूहिक स्वागत करने का उसका नियम न था। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। रात अंधेरी थी पर आकाश बहुत स्वच्छ था। उसमें अनगिनत तारे चमक रहे थे। माघ बीत रहा था। सर्दी काफी थी। नगर की गलियों में सन्नाटा था। 1:30 पहर रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। एक तरुण अश्व पर सवार धीर मंदिर गति से उन सूनी विदिखाओं में जा रहा था। भद्रनंदिनी के सिंह द्वार पर आकर वह अश्व से नीचे उतर पड़ा। ड्योढ़ी के एक दास ने आकर बढ़कर अश्व थाम लिया। प्रहरियों ने के प्रधान ने आगे बढ़कर कहा, बनते सेनापति, अब क्या चाहते हैं? जिस तरुण को सेनापति कहकर संबोधित किया गया था, उसने एक प्रतिष्ठित संबोधन से कुछ भी प्रसन्न न होकर एक भारी किंतु छोटी थैली उसके आगे फेंक दी और आगे बढ़कर डंका उठा और दुर्दर पर चोट की। दूर दूर तक वह शब्द गूंज उठा। प्रहरी ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर द्वार खोल दिया। प्रहरी विदेशी था। वह जितना शरीर से स्थूल था वैसे स्थूल उसकी बुद्धि भी थी। उसने डरते डरते झुककर पूछा, 100 ही स्वर्ण है बनते, कम तो नहीं? कुछ अधिक है। 100 तेरी स्वामिनी के लिए और शेष तेरे लिए, तरुण ने मुस्कुराकर कहा। प्रहरी खुश हो गया। उसने हंसकर कहा, आपका कल्याण हो भद्र, यह मार्ग है, आइए। भीतर आलिंद में जाकर उसने महाप्रतिहार पीड़ पर को पुकारा। प्रतिहार अतिथि को भद्रनंदिनी के निकट ले गया। भद्रनंदिनी ने उसे ले जाकर बहुमूल्य आसन पर बैठाया और हंसकर कहा, भद्र, कैसा सुख चाहते हैं? पान, नृत्य, गीत, द्वितीय, प्रहसन? नहीं प्रिय,
केवल तुम्हारा एकांत सहवास, तुम्हारा मृदु मधुर वार्तालाप। तो भंते ऐसा ही हो। उसने दासियों को देखा। दासियां वहां से चली गई। द्वारों और गवाक्षों पर पर्दे खींच दिए गए। एक दासी एक स्वर्ण पात्र में गौड़ीय स्फटिक पान पात्र और बहुत से स्वादिष्ट भुने शल्य मांस श्रृंगाटक रख गई। भद्रनंदिनी ने कहा, अब और तुम्हारा प्रिय क्या करूं प्रिय, मेरे निकट आकर बैठो। नंदिनी ने पास बैठकर हंसते हंसते कहा, किंतु भद्र तुम जानते हो मैं नाग पत्नी हूँ, अंग से अस्पर्शीय हूँ, सो मैं जानता हूँ प्रिय, केवल तुम्हारे वचनामृत का ही आनंद लाभ उठाना चाहता हूँ। नंदिनी ने मदपात्र में सुवासित गौड़िया उड़ेलते हुए पूछा, किंतु भद्र यह मुझे किस महाभाग के सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वैशाली के नगण्य नागरिक का भद्र, वैशाली में ऐसे कितने नगण्य नागरिक हैं प्रिय, जो एक वीरांगना से केवल व्याग विलास करने का शुल्क स्वर्ण दे सकते हैं। यह तो भद्रे गणिकाध्यक्ष संभवतः बता सकते हैं, परंतु उसके पास भी आगंतुकों का हिसाब किताब तो ना होगा। जाने दो प्रिय, किंतु इस प्रिय दर्शन नगण्य नागरिक का नाम क्या है। विदिशा की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी आज के शुभ मुहूर्त में उसका जो भी नाम निर्धारित करे वही। उस नाम को वैशाली का गणपत स्वीकार कर लेगा ना करे उसकी क्या चिंता, किंतु विदिशा की सुंदरी के आवास के भीतर जो उसी का नाम का डंका बजेगा। नंदिनी ने हंसकर मदपात्र युवक के हाथ में झुकते हुए कहा, समझ गई प्रिय, आप छद्म नाम धारण रखना चाहते हैं, किंतु इसका कारण, यदि यही सत्य है तो छद्म नाम धारण करने का कारण भी ऐसा नाम धारण करने वाला भलीभांति जानता है। उसने मद पीते हुए कहा, ओह तो मित्र तुम कोरे तार्किक नहीं हो। नहीं प्रिय, मैं तुम्हारा आतुर प्रेमी भी हूँ, उसने खाली पत्र देते हुए कहा। नंदिनी जोर से हंस दी। पात्र फिर से एक बार भरते हुए बोली, सत्य है मित्र, तुम्हारे प्रेम का सब रहस्य तुम्हारी आंखों और सतर्क वाणी में दिख रहा है। उसने दूसरा चषक बढ़ाया। चषक लेकर हंसते हुए युवक ने कहा, इसी से प्रिय तुम चषक पर चषक देकर मेरे नेत्रों का रहस्य और वाणी की सतर्कता को धो बहाना चाहती हो। नहीं भद्र, मेरी यह सामर्थ्य नहीं, परंतु गन्निका के आवास में आकर भी पान करने में इतना सावधान पुरुष वैशाली में ही देखा, मगध में नहीं देखा प्रिय। उसने गटागट पीकर चषक नंदिनी को दिया। नंदिनी विचलित हुई। रिक्त चषक लेकर क्षण भर में युवक की ओर घूर कर देखा। युवक ने हंसकर कहा, यदि कुछ असंयत हो उठा हूं तो यह तुम्हारे मद का दोष है, किंतु क्या मैंने तुम्हें असंतुष्ट कर दिया भद्र। नहीं भद्र, किंतु मैं मगध कभी नहीं गई। ओह तो निश्चय ही मुझे कोई भ्रम हुआ है। नीचे तुम्हारे प्रहरियों के नोकधार शीर्षास्त्र मागध वार्तियों के समान थे, इसी से। उसने मुस्कुराकर तीखी दृष्टि युवती को देखी। युवती क्षण भर को चंचल हुई, फिर हंसती हुई बोली, हाँ उनमें से एक तो मागध है। किंतु बीच ही में युवक ने हंसते हुए कहा, समझ गया प्रिय, उन्हीं में से किसी एक ने राजगृह के चतुर शिल्पी का बना हुआ यह कुंडल तुम्हें भेंट किया होगा। नंदिनी के होठ सूख गए। हठात उसके दोनों हाथ अपने कानों में लटकते हुए हीरे के बहुमूल्य कुंडलों की ओर गए। उसके हाथों से कुंडल ढाप लिए। युवक ठठाकर हंस पड़ा। हाथ बढ़ाकर उसने मदपात्र उठाकर आकंठ भरा और नंदिनी की ओर बढ़ाकर कहा, पियो प्रिय, इस नगण्य नागरिक के लिए एक चषक। नंदिनी हंस दी। पात्र हाथ में लेकर युवक के बंकिप कटाक्षपात किया, फिर कहा, बड़े धूर्त हो भद्र, और मृत पी गई। युवक ने हाथ बढ़ाकर जूठा पात्र लेते हुए कहा, आप प्यायित हुआ प्रिय, क्या गाली खाकर, नहीं पान देकर। नंदिनी ने दूसरा चषक लेकर उसमें मद भरा और युवक की ओर बढ़ाकर कहा, अब और भी आप्यत हो प्रिय, नाग पत्नी की आज्ञा शिरोधारी है। उसने पात्र पीकर कहा, तो प्रिय अब मैं चला, किंतु क्या मैं तुम्हारा और प्रिय कुछ प्रिय नहीं कर सकती। क्यों नहीं प्रिय, इस चीरदास को स्मरण रखना। युवक उठ खड़ा हुआ। नंदिनी ने तांबूल दान दिया, गंध लेपन किया और फिर उसके उत्तरीय का छोर पकड़कर कहा, फिर कब आओगे पत्र। किसी भी दिन नाग दर्शन करने। युवक हंसकर चल दिया। नंदिनी अवाक खड़ी रह गई। युवक ने बहारा दास को एक स्वर्ण दिया और अश्व पर सवार हो तेजी से चल दिया। नंदिनी गवाक्ष में उसे जानना देखती रही। मैं कुछ देर चुपचाप सोचती रही। फिर उसने दासी को बुलाकर कहा, मैं अभी नंदन साहू को देखना चाहती हूँ। किंतु भद्र, रात 3 पहर बीत गई है। नंदन साहू को उसके घर जाकर इस समय जगाने में बहुत खटपट होगी। नहीं नहीं, तू पुष्करनी तीर पर जाकर वही गीत गा जो तूने सीखा है। साहू के घर के पीछे गवाक्ष है, वह वही सोता है। तेरा गुत सुनने पर वह यहाँ आएगा और कुछ नहीं कहेगा। किंतु भद्र, यदि प्रहरी पकड़ ले तो कहना भिखारी नहीं, भिक्षा दो। इच्छा हो तो वे भी गुत सुन ले। दासी ने फिर कुछ ना कहा। मैं चुपचाप गुप्त द्वार से बाहर चली गई।
नंदिनी ने अपने भीतर कक्ष में जा यत्न से एक भोजपत्र पे कुछ पंक्तियां लिखी और उसे मोड़कर एक गीली मिट्टी की मोहर लगा कर दी। फिर वह चिंतित होकर साहू के आने की प्रतीक्षा करने लगी। 109 नंदन साहू। वैशाली के अंतरायण में नंदन साहू की बड़ी हट्ट भट्ट प्रसिद्ध थी। उसकी हट्ट में जीवन सामग्री की सभी जिन्स बिक्री होती थी। हल्दी मिर्च और लहसुन से लेकर अंतःपुर को सुरभित करने वाली योग्य दासियों तक का क्रय होता था। प्रातः सूर्योदय से लेकर रात के 2 पहर तक उसकी दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही रहती थी। बढ़िया और काम लायक सौदों की बिक्री का समय रात्रि का पिछला पहर होता था। उसकी विस्तृत दुकान में अनेक जिन्स अव्यवस्थित रूप से पड़ी रहती थी। उनकी कभी सफाई ना होती थी। रात्र को एक दीपक हट्ट में जलता रहता था, जिसकी पीली और धीमी ज्योति में हट्ट की वस्तुएं कांपती हुई प्रतीत होती थी। हट्ट का स्वामी, हट्ट का सारा सामान बहुत अशुभ और विभत्स लगता था, परंतु ग्रूज वाहन फिर भी वहीं आते थे। एक पण में 7 मसाले और 100 दम में तक वे संभ्रांत ग्राहक वहां बने ही रहते थे। इस हट में भरी हुई असंख्य निर्जीव वस्तुओं में 4 सजीव वस्तुएं थी। चारों में एक स्वयं गृहपति नंदन साहू, दूसरी उसकी पत्नी भद्रा, तीसरी बेटी शोभा और चौथा पुत्र दामक। साहू की आयु 60 को पार कर गई थी। गंजे सिर पर गिनती के 2-4 बाल खड़े थे। संभवतः उसने जीवन भर पेट भरकर भोजन नहीं किया था। उसी से उसका शरीर एक प्रकार का कंकाल मात्र था। वह कमर पर एक मैली मोटी धोती लपेटे प्रातःकाल में आधी रात तक अपने धड़े पर बैठा बैठा तोलता रहता था। कभी वह रोगी नहीं हुआ, कभी उसने अपने आसन से अनुपस्थित नहीं हुआ, कभी किसी पर क्रोध नहीं किया। वह सबकर हंसकर बोलता था, सावधानी से सौदा बेचता और कमाई के पणों को गिन गिन कर सहजता से, यही उसके जीवन का नित्य क्रम था। वह मितभाषी भी पूरा था और बात का भी धनी था। वह छोटे बड़े सबकी आवश्यकता पूरी करता था। इसी से वैशाली में सब कोई नंदन साहू के नाम से परिचित थे। परंतु इन सब व्यवसायों के अतिरिक्त उसका एक गूढ़ व्यवसाय था, जिसको कोई नहीं जानता था। 110 दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश। ब्राह्मण नगर वैशाली नगर का बड़ा भारी विस्तार था। उसके अंतरायण में 3 सन्निवेश थे, जो अनुक्रम से उत्तम, मध्यम से कनिष्ठ के नाम से विख्यात थे। उत्तम सन्निवेश में स्वर्ण कलश वाले 7 सहस्त्र हरमे थे। यहाँ केवल सेठी, गृहपति और निकमों का निवास था। मध्यम सन्निवेश में 14 सहस्त्र चांदी के कलश वाली पक्की अट्टालिकाएं थी। इन विविध व्यापार करने वाले महाजन और मध्यम वित्त के श्रेणिक जन रहते थे। तीसरे कनिष्ठ सन्निवेश में तांबे के कलश वाले कंगूर वाले 21 सहस्त्र घर थे, जहां वैशाली के अन्य पौर नागरिक उपजीवी जन रहते थे। इस अंतरायण के सिवा वैशाली के उत्तर पूर्व में 2 उपनगर और थे। एक तो उत्तर ब्राह्मण क्षेत्रीय सन्निवेश कहा जाता था। यह ज्ञात्री वंशीय क्षत्रियों का सन्निवेश था। इसके निकट उनका कोल्लाग सन्निवेश था, जिसे छूता हुआ छात्र क्षत्रियों को प्रसिद्ध द्युति पलाश नामक उद्यान और चैत्य था। दूसरे उपनिवेश का दूसरा भाग दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश कहलाता था। इसमें केवल क्षत्रिय ब्राह्मण के घर थे, जो परंपरा से वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आए थे। वैशाली की पश्चिम दिशा में वाणिज्य ग्राम था। इसमें विषजन और कम्मकर रहते थे, जो अधिकतर कृषि और पशुपालन का धंधा करते थे। इस संपूर्ण बस्ती को वैशाली नगरी कहा जाता था। दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश में सोमिल ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण धनिक, संपन्न और पंडित था। ऋगादि चारों वेदों का संगोपान ज्ञाता और ब्राह्मण कार्य में निपुण था। बहुत से सेठीजन और राजा उसके शिष्य थे। बहुत से बटुक देश देशांतर से आकर उसे निकट विद्यार्जन करते थे। वह विख्यात काम्पिल्य शाखा का यजुर्वेदी ब्राह्मण था। वेदाध्ययनों में उसका घर भरा रहता था। उसके घर की शुक सारिकाएं ऋग्वेदों की ऋचाएं उच्चारित करती थी। वह पद पद पर विद्यार्थियों को अशुद्ध पाठ पर सुधार करती थी। उसका घर यज्ञ धूम से निरंतर धुमायित रहता था। संपूर्ण दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश में यह बात प्रसिद्ध थी कि श्रोते शोमिल के ऋषि कल्प पिता ऋषि भद्र के होमकालिक श्रमशीर साक्षात वीणाधारी सरस्वती अपने हाथों से पोषती है। श्रोते शोमिल उषा काल ही में हवन करने बैठ जाते। 2 दंड दिन चढ़े तक वे यज्ञ करते, बलि देते, फिर धुएं में लाल हुई आंखों और पसीने से भरा हुआ शरीर लिए अध्यापन करके लिए कुशान पर बैठ जाते। वेद पाठी होने के साथ ही वे अपने युग के दिग्गज तार्किक भी थे।
उनकी विद्वता और ब्राह्मण को वैशाली के गण प्रतिनिधियों पर बड़ा प्रभाव था। राजवर्गीय तथा ज्ञान दीपीय भी उसका मान करते थे। इन्हीं सोमिल ब्राह्मण के यहाँ मागध के निर्वासित और परिचित महामात्य कूटनीतिक आर्य और आर्यवर्षकार ने अतिथि ग्रहण निवास किया था। विज्ञापन के अनुसार लिच्छवी राजकीय विभाग ने उनके नित्य 1 सहस्त्र स्वर्ण आहार्य सामग्री आती। नगर के अन्य गणमान्य सेठी सामंत भी इस ब्राह्मण के सत्कार के लिए वस्त्र, फल, स्वर्ण पात्र निरंतर भेजते रहते, पर यह तेजस्वी ब्राह्मण इन सब उपायन सामग्री को भी नहीं छूता था। वह उस संपूर्ण सामग्री को उस समय ब्राह्मण और याचकों में बांट देता था। इससे सूर्योदय के पूर्व से सोमिल ब्राह्मण के द्वार पर याचकों, ब्राह्मण और बटकों का मेला लग जाता था। देखते ही देखते देशी पूज ब्राह्मण के प्रतिदिन सहस्त्र स्वर्ण दान, महामात्य और वैशिष्टिक की चर्चा वैशाली में नहीं, आसपास तो दूर दूर तक फैल गई। याचक लोग याचना करने और भद्र संभ्रांत जन इस ब्राह्मण का दर्शन करने दूर दूर आने लगे। ब्राह्मण सवेच्छ जनेऊ धारण करके विशाल ललाट पर श्वेत चंदन का लेप लगाए कुशासन पर बहुता मौन में बैठा रहता था। एक उत्तरीय मात्र उसके शरीर पर रहता। वह बहुत कम भाषण करता और सोमिल की यज्ञशाला के एक प्रांत में एक काष्ठ फलक पर रात्रि में सोता था। वह केवल एक ही बार हविष्यान आहार करता था। वह यज्ञशाला के प्रांत में बनी हुई घास की कुटीर के बाहर केवल एक शौचकर्म के लिए ही निकलता था। सहस्त्र स्वर्ण नित्य दान करने की चर्चा फैलते ही अन्य श्रीमंत भक्तों ने भी स्वर्ण भेंट करना प्रारंभ कर दिया। सो कभी कभी वे प्रतिदिन 10 सहस्त्र स्वर्ण नित्य दान मिलने लगा। ब्राह्मण, याचक, आर्यवर्षकार की जय होने लगी और अनेक सत्य असत्य, कल्पित अकल्पित अद्भुत कथाएं लोग उसके संबंध में कहने लगे। बहुमूल्य उपायन के समान ही वह ब्राह्मण भक्तों की ओर राजदत्त सेवा भी स्वीकार नहीं करता था। वज्जी के इनके वैदेशिक खाते में जो दास दासी और कर्णिक सेवा में भेजे गए थे, बैठे बैठे आनंद लेते। ब्राह्मण उससे वार्ता तक नहीं करता था, पास तक नहीं आने देता था। केवल ब्राह्मण सोमिल ही आर्यवर्षकार के निकट जाता, वार्तालाप कर पाता। वही उन्हें अपने हाथों से मध्यांतर हविष्य भोजन कराता, जो सूद पाचकों द्वारा नहीं, स्वयं गृहिणी सोमिल की पत्नी रसोड़े से पथक अत्यंत सावधानी से तैयार करती थी और जिसे सोमिल दंपति को छोड़कर दूसरा कोई छू या देख भी नहीं सकता था। ऐसी ही अद्भुत दिनचर्या इस पदच्युत अमात्य ब्राह्मण की वैशाली में चल रही थी। 111 हरिकेशी बल। इस समय वैशाली में एक और नवीन प्राणी का आगमन हुआ। यह एक आजीवक परिव्राजक था। वह अत्यंत लंबा, काला, कुरूप और एक आंख का काना था। उसकी अवस्था बहुत थी। वह अति कृशकाय था, परंतु उसकी दृष्टि पैनी, वाणी सतेज और शरीर का गठन दृढ़ था। वह कभी स्नान नहीं करता था, इससे उसके शरीर अत्यंत मलिन और दूषित दिखाई पड़ता था। उसने अंग पर पांसुक्लिक धारण किए थे, जो शमशान के मुर्दों पर से उठाकर फेंक दिए गए थे। वे भी फटकर चिथड़े चिथड़े हो गए थे और गंदे होकर मिट्टी के रंग में भी मिल गए थे। यह आजीवक निर्धंध विचरण करता, गृहस्थों के द्वार पर, विधि हट पर, राजद्वार और राजपथ पर सर्वत्र अबाध रूप से निरंतर घूमता रहता था। उसका सोने बैठने ठहरने का कोई स्थान न था। उसकी जीवन यात्रा में सहायक सामग्री भी कुछ उसके निकट न थी। इस प्रकार यह कृशकाय, घृणित, कुत्सित, मलिन भूत सा व्यक्ति जहां जाता वहां लोग उसको तिरस्कार पूर्वक दुत्कार देते, उसे अशुभ रूप समझने लगे, परंतु उसे इस तिरस्कार घृणा से भी कोई चिंता नहीं थी। मैं जहां से भिक्षा मांगता वहां जाकर कहा था, मैं चंडाल कुलोत्पन्न हरिकेश बल हूँ, मैं सर्व त्यागी सर्व संयमी ब्रह्मचारी हूँ, मैं अपने हाथ से अन्न नहीं रांधता, मुझे भिक्षा दो। भिक्षा मेरी जीविका है। बहुत लोग उसे मारने दौड़ते, बहुत मार बैठते, बहुत लोग दुत्कार करके भगा देते, पर वह किसी पर रोष नहीं करता था। वह मार, तिरस्कार और धक्के खाकर हंसता और दूसरे द्वार पर वही शब्द कहकर भिक्षा मांगता था। कभी कभी लोग उस पर दया करके उसे कुछ दे भी देते थे, पर उसे बहुधा निराहार ही किसी वृक्ष के नीचे पड़ा रहना पड़ता था। वह घूमता है। एक दिन कुंडग्राम के दक्षिण ब्राह्मण सन्निवेश में सोमिल क्षत्रिय के द्वार पर जा पहुंचा। वह ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, क्षत्रिय और वेद पाठी बटकों की भीड़ लगी थी। आर्यवर्षकार एक छप्पर के नीचे बांस पर बैठी मीड पर अपने आंखों स्वर्ण वस्त्र का बांटा जाना देख रहे थे। अनेक क्षेत्रीय बटुक इस आयोजन में हाथ बटा रहे थे। उसी समय आजीवक हरिकेश बलि उन ब्राह्मणों की भीड़ में मिलकर जा खड़ा हुआ। इस अशुभ अच्युत घृणित शमशान से उठाए हुए चीथड़े अंग पर लपेटे काने मनुष्य को देखकर सब ब्राह्मण बटुक और क्षत्रिय दूर हट गए। बहुतों ने मारने को दंड हाथ में लेकर कहा, तू कौन है भाकुटिक? कहां से ब्राह्मणों में घुस गया? भाग यहाँ से।
उसने सहज शांत स्वर में कहा, मैं चांडाल कुलोत्पन्न हरिकेश बलि हूँ, मैं सर्वत्यागी ब्रह्मचारी हूँ, मैं अपना रंद नहीं खाता, भिक्षा मेरी आजीविका है, मुझे भिक्षा दो। बहुत ब्राह्मण अपना स्वच्छ ज्यों हाथ में लेकर उसे मारने दौड़े। भाग रे चांडाल भाग रे, फाकुटिक ब्राह्मणों के खुश में गया है पतित। परंतु हरिकेश ही भागा नहीं, विचलित भी नहीं हुआ। उसने कहा, मैं संयमी हूँ, दूसरे लोग अपने लिए जो रांधते हैं उसी में से बचा हुआ थोड़ा अन्न मैं भिक्षा काल में मांग लेता हूँ। आप लोग यहाँ याचकों को बहुत स्वर्ण वस्त्र अन्न दे रहे हैं, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, उससे मेरा कोई काम नहीं सरता। वस्त्र मैं शमशान से उठा लाता हूँ, मैं तो दिगंबर आजीविक हूँ, मुझे अन्न चाहिए, मुझे अन्न दो। आपके पास बहुत अन्न है, आप लोग खा पी रहे हैं, मुझे भी दो, थोड़ा ही दो, मैं तपस्वी हूँ। ऐसा समझकर जो बच गया वही दो। एक ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे मूर्ख, यहाँ ब्राह्मणों के लिए अन्न तैयार होता है, चंडालों के लिए नहीं, भाग यहाँ से। अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि तो भी कृषक ऊंची नीची सभी भूमि में बीज बोता है और आशा करता है कि खेत में अन्न पाक हो। उसी भांति तुम भी मुझे दान दो, मुझे जैसे तुच्छ चंडाल मुनि को अन्नदान देने से तुम्हें पुण्य लाभ होगा। इस पर बहुत से ब्राह्मण एक बार ही आपे से बाहर होकर लुगड़ हस्त होकर उसे मारने दौड़े। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट चंडाल, तू अपने को मुनि कहता है, नहीं जानता पृथ्वी पर केवल हम ब्राह्मण ही दान पाने के अधिकृत अधिकारी हैं। ब्राह्मण ही को दिया हुआ दान पुण्यफल होता है। क्रोध मान हिंसा असत्य चोरी और परिग्रह से युक्त जनों को जाति और विद्या से रहित ही जानना चाहिए। ऐसे जन दान के पात्र नहीं हो सकते। वेद पढ़कर भी उसके अभिप्राय को ना जानने वाला पुरुष कोरा गाल बजाने वाला कहता है, परंतु ऊंच नीच में संभाव रखने वाला मुनि दान के योग्य सत्य पात्र है। अरे काले चंडाल, तू हम ब्राह्मणों को सम्मुख वेद पाठी ब्राह्मणों की निंदा करता है। याद रख, हम बचा हुआ यह अन्न सड़ भले ही जाए और फेंकना पड़े, पर तू निगंड चांडाल को एक कण न मिल सकता। तू भाग। सत्यवृत्ति और समाधि संपन्न मन वचन क्रम की असत प्रवृत्तियों से मुक्त जितेंद्रिय ब्राह्मणी ब्रह्मचारी को यदि तुम अन्न नहीं दे सकते तो फिर तुम पुण्य भी नहीं पा सकते हो। इस कितनी देर बाद श्रोत्रिय ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई है? इसे डंडे मारकर भगाओ यहाँ से, मारो धक्के, गर्दन पाप नापो, गर्दन। इस पर कुछ बटुक दंडे ले हरिकेशी को मारने लगे। हरिकेशी हंसता हुआ निष्क्रिय पिटता रहा। इसी समय एक परम रूपवती षोडशी बाला बहुमूल्य मणि सुवर्ण रत्न धारण किए विविध बहुमूल्य वस्तु सज्जित दौड़ी और आई हरिकेशी के आगे दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। इस प्रकार खड़ी देख हरिकेशी को मारने वाला ब्राह्मण बटुक रुक गया। युवती ने कहा, अलम अलम, मैं पूर्ण विदेह की पुंडक नगरी की राजा महापद्म की पुत्री जयंती हूँ। मेरे पिता ने मुझे इस महात्मा को प्रदान कर दिया था, परंतु इस इंद्रिय विजयी ने स्वीकार नहीं किया। इस महातपस्वी उग्र ब्रह्मचारी घोर व्रत और दिव्य शक्तियों का प्रयोक्ता है। इसे क्रोध और असंतोष ना करना तो तुम यह सब ब्राह्मणों को अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। उस यथाकुछ राजकुमारी षोडशी बाला की ऐसी अतार्कित वाणी सुनकर सब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। बहुत से भयभीत होकर उस चंडाल मुनि को देखने लगे। बहुत से अब भी अपशब्द बकते रहे। इसी समय नंदन साहू बहुत सी खाद्य सामग्री में खड़े भरे वहां उपस्थित हुए। जब से आर्यवर्षकार का वहां सदाव्रत लगा तब नंदन साहू सब रसद पहुंचाता था। साहू ने जो ही वहां खड़े निघंट चंडाल मुनि को देखा, वह दौड़कर उसके चरणों में लौट गया। उस महाकलुषित अशुभ चंडाल के चरणों में साहू को लौटा हुआ देख ब्राह्मणों को और भी आश्चर्य हुआ। उनके आश्चर्य तथा भीति को बढ़ाता हुआ साहू बोले, आर्यों, यह साक्षात तेजपुंज तपस्वी है। आप जानते नहीं, मंदकांतार यक्ष की चौकी पर यह उग्र मुनि तप करते हैं। वह भीषण यक्ष जिसके भय से वैशाली का कोई जन रात्रि को दिशा में नहीं जाता, इस मुनि की नित्य चरण सेवा करता है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने अच्छा नहीं किया जो भिक्षा काल में इस मुनि को संतुष्ट कर दिया। आर्यों, मेरा कहा मानो, आप इन महा तेजोपुंज तपस्वी के चरणों में गिरकर इनकी शरण आओ, नहीं तो आपके जीवन रक्षा ही कठिन हो जाएगी। परंतु साहू की ऐसी भयानक बात सुनकर ब्राह्मण जड़वत खड़े रहे। इस काने चांडाल के चरण छूने का साहस किसी को ना हुआ। साहू ने फिर चांडाल के मुनि के चरण छुए, कहा, क्षमा करो हे महापुरुष, इन ब्राह्मणों को जीवन दान दो। आइए समर्थ ब्राह्मण, मेरे साथ मेरी भिक्षा ग्रहण कर मेरे कुल को कृतार्थ कीजिए। इतना कहकर नंदन साहू उस काले तपस्वी चांडाल को बड़े आदर पूर्वक रहा मार्ग को अपने उत्तरियों से झाड़ता हुआ अपने साथ ले चला। सब ब्राह्मण और पोरागण इस जड़वत इस व्यापार को देखते रहे। प्रतापी मगध महामात्य भी निश्चल बैठे देखते रहे। 112 चंडाल मुनि का कोप। हरिकेश बल के वहां चले जाने पर तथाकथित राजकन्या वहां से नहीं गई।
बहुत प्रकार से ब्राह्मणों को डराती धमकाती रही। उसने कहा, हे ब्राह्मणों, तुमने अच्छा नहीं किया जो चांडाल मुनि को भिक्षा के काल में भिक्षा नहीं दी, उसे अपशब्द कहे, मार पीटा, उसे विरत कर दिया। अब भी समय है, तुम उसके चरणों में पड़कर प्राण भिक्षा मांग लो, नहीं तो मंद कांतार का यक्ष आज आप लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा। बहुत से ब्राह्मण डर गए, बहुत संदिग्ध भाव में रूपसी बाला की बातें सुनते रहे। कुछ ही देर में सब कहने लगे, वाह, यह सब माया यहाँ नहीं चलेगी। हम ब्राह्मण वेद पाठी क्या उस काणे ब्राह्मण के पैर छुएंगे? सुंदरी क्रुद्ध होती हुई चली गई। बहुत जन रूपसी के रूप की और कुछ उसकी अद्भुत वार्ता का आलोचना करते रहे। भोजन की बेल आई, ब्राह्मण पंक्ति में बैठे, ब्राह्मण भोजन प्रारंभ हुआ। भोजन के बाद स्वर्ण वस्त्र उनमें बांटे गए, परंतु यह क्या आश्चर्य चमत्कार हुआ। देखते ही देखते सब ब्राह्मणों उन्मत्तों की सी चेष्टा करने लगे। वे हंसने नाचने और अट्टहास करने लगे, अपने भूषण वस्त्र उतार उतार कर नंगे और विभत्स और अश्लील चेष्टाएं करने लगे। बहुत लोग रक्त वमन पर कर मूर्छित होने लगे। बहुत जन कटे काष्ठ के समान भूमि पर गिरकर पटापट मरने लगे। सोमिल ने भयभीत होकर आर्यवर्षकार के कहा, आर्य, यह सब क्या हो गया? ठीक नहीं हुआ सोमिल। चंडाल मुनि का कोप ब्राह्मणों पर हुआ। संभवतः यक्ष ने कुपित होकर ब्राह्मणों को मार डाला। तो आर्य, अब क्या करना चाहिए? सोमिल, सब ब्राह्मणों को लेकर तुम नंदनी साहू के घर जाकर जितेंद्र मुनि की स्तुति करके उसे प्रसन्न करो, इसी में कल्याण देखता हूँ। तब सोमिल बहुत से ब्राह्मणों को लेकर नंद साहू के घर पहुंचा, जहाँ कुत्सित चंडाल मुनि उच्चासन पर बैठा आनंद से विविध पकवान और मिष्ठान खा रहा था। उसे देखकर हाथ जोड़कर सोमिल को आगे कर सब ब्राह्मणों ने कहा, हे भदंत, हमें क्षमा करो, हम मूढ़ और अज्ञानी बालक के समान हैं। हम सब पर मिलकर आपकी चरण वंदना करते हैं। हे महाभाग, हम आपका पूजन करते हैं। आप हम सभी ब्राह्मणों के पूज्य हैं। हम यदि विविध प्रकार के व्यंजन, अन्न और पाक आपके लिए लाए हैं, इन्हें ग्रहण कर हमें कृतार्थ कीजिए। हे भदंत, हे महाभाग, हम सब ब्राह्मण आपकी शरणागत हैं। चंडाल मुनि ने सुनकर कहा, हे घमंडी ब्राह्मणों, यदि सत्य ही में तुम्हें अनुपात हुआ है तो जाओ, मंद कांतार जा, स्वानकोष्ठ चैत्य में शूलपणि यक्ष की अभ्यर्थना पूजा करो, उसे प्रसन्न करो, नहीं तो संपूर्ण वैशाली ही का नाश हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, अपने पाप से वैशाली को नष्ट ना करो। यह सुनकर सब ब्राह्मण, बटुक, ब्रह्मचारी, वेद पाठी, श्रोत्रिय जन सहस्त्रों भीत विस्मित चमत्कृत नागर और जन की भीड़ के साथ विकट विजन मंदकांतर वन में साकोष्ठ चेष्ट में जाकर अति भयानक शूलपाणी यक्ष की मूर्ति के सामने भूमि पर गिरकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तब उस गुफा की मूर्ति के पीछे से रक्तांबर धारण की और शूल हाथ में लिए वही सुंदर बाला आई और उच्च स्वर में कहा, अरे मूढ़जनों, मैं तुम सब ब्राह्मणों को आज भक्षण करूंगी। मैं यक्षणी हूँ। तुमने ब्राह्मण तत्वों के दर्प में मनुष्य मूर्ति का तिरस्कार किया है। क्या तुम नहीं जानते कि ब्राह्मण और चंडाल दोनों एक ही जीवन सत्व प्रवाहित होता है? दोनों का जन्म एक ही बात ही होता है, एक ही बात मृत्यु होती है, एक ही बात ही सोते हैं, खाते हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न एवं शीत दुख सुख दुख की अनुभूति करते हैं। अरे मूर्खों, तुमने कहा था कि तुम्हारा तप पूत अन्न भले ही दिया जाए, पर चांडाल याचक को नहीं मिलेगा। तुम मनुष्य हिंसक, मनुष्य हितवादक हो, तुम मनुष्य विरोधी हो। मरो तुम आज सब। त्राहिमाम, हे देवी, हे दक्षिणी मात, हम पर हमारी रक्षा करो। हमने समझा था हमारा पूत अन्न। अरे मूर्खों, तुम जल से शरीर ही बाह्य शुद्धि करके उसे महत्व देते हो, तुम अंतरात्मा की शुद्धि को नहीं जानते। अरे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों, तुम ब्रह्मज्ञ, यूप, यावनी, गंध, त्रम, पशु बलि, काष्ठ और अग्नि तक ही अपना ज्ञान सत्ता को सीमित रखते हो। तुमने असत्य का, चोरी का, परिग्रह का त्याग नहीं किया। तुम स्वर्ण दक्षिणा और भोजन के लालची पेटू ब्राह्मण हो। तुम शरीर को महत्व देते हो, शरीर की सेवा में लगे रहते हो। तुम सच्चे और वास्तविक यज्ञ को नहीं जानते। तो यक्षिणी माता, हमें यज्ञ की दीक्षा दीजिए। अरे मूर्ख ब्राह्मणों, कष्ट सहिष्णुता ताप है, वही यदाग्नि है। जीवन तत्व यज्ञनिष्ठान है। मन क्रम वचन ही एकता यज्ञाहुति है। कर्म संविदा है और आत्मतुष्टि पूर्णाहुति है। विश्व के प्राणियों में आत्मानुभूति का अनुभव कर समदर्शी होना स्वर्ग प्राप्ति है। धन्य है माता, धन्य है रक्षा कुमारी। हम सब ब्राह्मण तेरी शरण है, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार रोदन करते वे सब ब्राह्मण फिर भूमि पर उस सुंदरी के चरणों में गिर गए। तब ब्राह्मण सोमिल के सिर को शूल से छूकर उस यक्ष कुमारी ने कहा, उठ रे ब्राह्मण, अभी तूने जीवन दिया है। इतना कहकर वह तेजी से यक्ष मूर्ति के पीछे गुरुद्वार में जाकर अंधकार में लोप हो गई और वे ब्राह्मण और वे पौर जनपद भय, भक्ति और विविध भावनाओं से विमूढ़ होकर नगर की ओर लौटे। 113 सन्निपात भेरी। फसल कट चुकी थी और वर्षा प्रारंभ होना चाहती थी। वैशाली में युद्ध की चर्चा फैलती जा रही थी।
मगध सम्राट बिंबिसार की भीषण तैयारियों की सूचना प्रतिदिन चर ला रहे थे। परिषद के गणसंधा ने युद्ध उद्यंती के से संयुक्त सन्निपात भेरी के वशिष्ठ बैठक का आह्वान किया था। संथागार में वज्जीगण के अष्टकुल प्रतिनिधि 9 मल्ल संघों के और 18 काशी कलों के गणराज्यों के राजप्रमुख आमंत्रित थे। संपूर्ण उद्वाहिका सदस्य उपस्थित थे। गणपति ने उद्वाहिका का उद्घाटन किया। उन्होंने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने, आज जिस गुरु तारे कार्य के लिए वज्जी मल्लकों के गण राज्यों का यह संयुक्त सन्निपात हुआ है, उसे मैं गण का निवेदन करता हूँ। गण को भलीभांति विदित है कि मगध सम्राट बिंबिसार वज्जी के अष्टकुलों के गणतंत्र को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। वज्जीगण के साथ मल्लों के 9 गण संघराज्यों की से काशी कोलों के 18 गणराज्यों का भाग्य बंधा है। गण को संधि वैग्राहिक आयुष्मान जयराज बताएंगे कि शत्रु ने किन किन कूट चालों से हमें युद्ध के लिए विवश किया है। कौशलपति महाराज प्रसन्नजीत से प्रशास्त होकर सम्राट बिंबिसार का उत्साह भंग हो गया। हमने यही आशा की थी परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमें अभी ये सुविधाएं हैं कि पड़ोसी राज्यों के समाचार हमें समय पर ठीक ठीक मिल जाते हैं। इसी से हमसे मगध का यह विकट समर सज्जा छिपी नहीं रही। भंते, आज वज्जी गुण पर के अष्टकुल पर और मल्ल काशी कौशल कोल गणराज्यों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और हम ये कह सकते हैं अब किसी भी क्षण वज्जी संघ की राजधानी वैशाली पर मगध सेना का आक्रमण हो सकता है। इतना कहकर गणपति बैठ गए। परराष्ट्र सचिव नागसेन ने अब खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने, गणपति ने जो सत्य विभीषणपूर्ण सूचना दी है उसकी गंभीरता एक और घटना से और बढ़ जाती है। भंतेगण जानते हैं कि कौशांबी नरेश संतनिक ने पूर्व काल में चंपा पर आक्रमण करके उसे आक्रांत किया था। आप यह भी जानते हैं कि चंपा की तटस्थता एवं मित्रता का वज्जी के साथी गणराज्यों से कैसा गंभीर यथार्थ है। साथ ही यह बात भी नहीं भुलाई जा सकती कि चंपा का स्वतंत्र राज्य मगध की आंखों का पुराना शूल था, क्योंकि वह उसकी पूर्वी सीमा से मिला था और जब यह स्वाधीन था मगध सम्राट बंग कलिंग की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। अंग बंग कलिंग वास्तव में राजनीतिक एकता के पूर्ण प्रारंभ है। इधर हमारा लगभग आधा राज्य वाणिज्य चंपा ही के मार्ग से स्वर्णद्वीप और मल्ल युद्ध के पुंज तक पहुंचता है। इससे अंग की राजधानी चंपा हमारे वाणिज्य की ही के केंद्र थी, परंतु मगध सम्राट के लिए भी कंटक रूप थी। इसी से कौशांबीपति उदयन ने जब हमारी संधि हुई तब हमने उसे विवश कर लिया कि वे अंग को स्वतंत्र राज्य घोषित करें और उन्होंने भी प्रसन्नजीत और मगध सम्राट के बीच व्यवधान रखने में ही कल्याण समझकर हमारा प्रस्ताव मान लिया और दधिवाहन को अंगपति मानकर चंपा में उसका राज्याभिषेक कर दिया। अब मगध सम्राट चंपा के इस दुर्बल असहाय राजा दधिवाहन को मारकर अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया है। इससे न केवल पूर्व में बंग और कलिंग के लिए भय उत्पन्न हो गया है, परंतु हमारा पूर्वी वाणिज्य ही समाप्त हो गया है। नागसेन यह कहकर बैठ गए। सब संधि वैग्राहिक राज्य राजा ने खड़े होकर कहा, भंते गण, आपने गणपति और परराष्ट्र सचिव के भाषण सुने। मैं गण का ध्यान अपने अष्टकुल के संगठन और उस पर आने वाली विपत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मगध साम्राज्य में अब भी कुछ वर्ष पहले प्रथम एक 80 सहस्त्र ग्राम थे और उसकी परिधि 23 कोस थी, परंतु आज उसका विस्तार आसमुद्र भारत खंड पर है। उसके साम्राज्य में 2-4 छिद्र हैं, उनमें हमारे गणराज्य ही उससे सबसे अधिक आंख में खटक रहा है। प्रसन्नजीत ने उसे हरा दिया था, पर वास्तव में उसका कारण बंधुलमल और उसके पुत्रों का पराक्रम था। बूढ़ा कामुक प्रसन्नजीत आज आकाश के टूटे हुए तारों के भांति लोप हो गया है। इसी से बिंबिसार का इतना साहस हुआ है कि हम पर अभियान करें। अब तक हमारे अष्टकुल में मिथिला के विदेह, कुन्नपुर के क्षत्रिय, कोल्लाग के उग्र, इक्ष्वाकु, लिच्छवी यदि अपना ठीक संगठन बनाए रखें, पावा और कुशिनारों के मल्ल के 9 गणराज्य भी आज हमारे साथ हैं और काशी कोलों के अध्यक्ष गणराज्य भी। इसी प्रकार काशी कोल राज्य, वज्जी गणराज्य संघ और मल्ल गणराज्यों का त्रिपुट हमारा संपूर्ण संगठन है। मगध सम्राट ने हमारे संयुक्त गणराज्य पर अभियान किया है। इसी से हमने आज मल्लो, अष्टकुलों, वज्जियों तथा काशी कोलों के 18 गणराज्य की इस सन्निपात भेरी का आह्वान किया है। इतना कहकर संधि वैग्राहिक जयराज कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने उपस्थित गण सन्निपात को की ओर देखकर कहा, भंतेगण,
आप जानते हैं कि आज भारत खंड में 16 महाजनपद हैं। इन 16 जनपदों में काशी, कोल, वज्जी, मल्ल इन चारों गणसंघों के 36 राज्यों की का संयुक्त सन्निपात एक और है। अब चेतिक के दोनों उपनिवेशों के उपचर और चर से हम संधि करने की आवश्यकता है। चेतिक की राजधानी सुत्तिमती का जो मार्ग काशी होकर जाता है उसमें दस्युओं का भय है। हमें वहां सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध करके अपना चर भेजना आवश्यक है। रही कौशाम्बीपति उदयन की बात, वे भी हमारे मित्र हैं। कुरु के कौरव प्रधान राष्ट्रपाल और पांचाल ब्रह्मदत्त हमारे गण के समर्थक हैं। ये दोनों गण भली भांति सुगठित हैं। निसंदेह मथुरा के महाराज अवंती वर्मन और अवंती के महाचंडसेन हमारे पक्ष में नहीं है, परंतु चंड महासेन कभी भी अपने जमाता उदयन का विरोध नहीं करेंगे। फिर इन दोनों से मगध का विग्रह है। यद्यपि मगध सम्राट ने भी उदयन को अपनी कन्या देकर भारी राजनीति प्रकट की है और कुटिल वर्षकार ने योगंधरायण को भरमार मैत्री सूत्र में बांधा है। फिर भी उनके गंभीर कारण ऐसे हैं कि वत्स के महामात्य योगंधरायण के कुशल कौटिल्य से ये दोनों महाराज इस युद्ध में सर्वथा उदासीन ही रहेंगे, परंतु हमें इसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। महाराज उदयन से हमारी मित्रता के सूत्र और भी दृढ़ रहने चाहिए और इसके लिए हमें भंतेगण देवी अम्बपाली का अनुरोध प्राप्त करना होगा। देवी अम्बपाली ही ऐसा प्रभाव महाराज उदयन पर है कि वे आंखें बंद करके योगंधरायण के परामर्श की अवहेलना कर सकते हैं। भंतेगण, अब मैं आपका ध्यान सुदूर राज्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दक्षिण के अक्षराज अरुण और गांधार के महागणपति पुण्यकटी। आप जानते हैं कि गांधारपति पुण्यकटी ने मगध सम्राट बिंबसार की पठौनी भेजी थी। वे चाहते थे कि पर्शपुरी के शासनोशासन को बिंबसार सहायता दे। उनकी कठिनाई भी बड़ी पेचीली और दुखप्रद थी। उनका छोटा सा गण पार्श्वों का अब देर तक समाप्त नहीं करना सकता था। वह अब संपूर्ण तक्षशिला और गांधार को आक्रांत किया चाहता है। वास्तव में परशुपुरी दारिद्र्य पश्चिम का बिंबसार है। इसी से सहायता की इच्छा से गांधार के गणपति ने मगध सम्राट बिंबसार को पठौनी भेजी है, परंतु मगध सम्राट के लिए अपनी ही उलझने थोड़ी नहीं थी। गांधार का मगध पर कुछ ऋण भी है। मगध के अन्य मागधों तरुण तक्षशिला के सर्वोत्कृष्ट स्नातक हैं। उन्होंने गांधार राज्य को बहुत कुछ आश्वासन वहां से आती बार दिया था, परंतु मित्र संघ ने भी उन्हीं के साथ तक्षशिला छोड़ा था और उन्होंने गांधारपाती को समझा दिया था कि मगध सम्राट बिंबसार पूर्व के दारोश्य है। ऐसे साम्राज्य लोलुप से आशा मत कीजिए। वज्जियों का अष्टकुल पूर्वी गांधार तंत्र है और वह आपका मित्र है, इसलिए वैशाली गांधार के अपने ऋण को उतारेगा। कुछ देर बाद चुप रहकर जयराज फिर बोले, इसलिए मित्रों, हमने मित्र सिंह के साथ परामर्श करके गांधारपति का जो संभव हुआ है सहायता भेजी और आपको अभी मित्र काप्यक बताएंगे कि जिस काल में मगध सम्राट चंपा और श्रावस्ती में व्यस्त थे, वैशाली के तरुणों ने सुदूर सिंधु दर के तीर पर अपने खड़क की धार पर वज्जियों के अष्टकुल का कैसा मनोरम इतिहास लिखा था। परंतु मैं अभी कुछ और बातें कहूंगा। भंतेगण सुने। अस्सक का राजा अरुण कलिंग गणपति सप्तभू पर आक्रमण करना चाहता है। कलिंग गणपति ने वज्जियों के अष्टकुलों की सहायता मांगी और पूर्ण समुद्र में अपनी स्थिति ठीक रखने के विचार से हमने उसे स्वीकार कर लिया है तथा कलिंग राज्य से हमारी संतोषप्रद संधि हो गई है। रहा अस्सक, सो कभी वैशाली के तरुणों से के खड़ग से उसका भी निर्णय हो जाएगा। अब कंबोजों के बर्बरों का वर्णन नहीं रह गया है। वे थोड़े से स्वर्ण और उत्तम शस्त्र पाकर ही अपना रक्तदान हमें दे सकते हैं। इस प्रकार भंतेगण, हमने 16 महाजनपदों में अपनी स्थिति यथासंभव ठीक कर ली है। जयराज महासंधि वैग्राही की है कहकर बैठ गए। अब गांधार काप्यक ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने। अष्ट महाकुल के वज्जियों ने जो कुछ सिंधु नद पर अपनी कीर्ति विस्तार की है उसी का बखान करने में यहाँ आ गया हूँ। गांधार गणपति की ओर से साधु और कृतज्ञता का संदेश लेकर वज्जी गणों के नागरिकों की सेना में सम्मिलित होने का मुझे सम्मान मिला था। आचार्य बहुलाश्रव ने स्वयं उसका निरीक्षण किया था। अश्व संचालन और शांग धनुष खड़ग शल्य गदा और युद्ध शक्ति के युद्ध में वैशाली संघ के तरुण गांधारों तरुणों से किसी प्रकार कम न थे। भंतेगण, ऐसे मित्रों को पाकर हमें गर्व हुआ। आचार्य बहुलाश्रव ने
उन्हें पुष्प कलावती से आगे आने वाले राजमार्ग पर संपूर्ण सिंधुवट के भार सौंपा था। शास ने सिरंभी, शौते, पखत, पलासन और वृक्षु नदी के उत्तर पर पुरुषपुरी के पूर्व के संपूर्ण जनपद को ध्वंस करने की बड़ी भारी तैयारी की थी। परंतु उसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वह सिंधु को जहां से चाहे बाहर नहीं कर सकता था। उसी वैशाली के तरुणों से रक्षित गोपित घाटों ही से नदी पार करना अनिवार्य था। भंते, मैं अतियुक्ति नहीं करता। इन वीर तरुण वज्जियों के कौशल और शौर्य ही के कारण वह अपने संपूर्ण जनपद को भी लाभ नहीं उठा सका। हमने उसके खंड खंड करके सदैव के लिए उसको जलित कर दिया। वह बहुत कम बल के लेकर पीछे लौट सका। वज्जी वीरों ने गांधार तरुणों के साथ सिंधु पार कर पुष्कलावती, सौवास्ती और कुभा तक उनका पीछा किया और शत्रु वाहिनीपति को जीवित पकड़ लिया। तब हमारे महान सेनानायक प्रियमेघ ने अश्रु गदगद होकर कहा था, तक्षशिला सदा के लिए वैशाली का ऋणी रहेगा। और आज अपने सेनापति के वे ही शब्द मैं संथागार में दोहराता हूँ। प्रचंड करतल ध्वनि और साधु साधु की ध्वनि के बीच काप्यक चुपचाप खड़े रहे, फिर ठहर कर बोले, गांधार में वज्जियों के अष्टकुलों की कीर्ति ध्वजा फहराने वाले शासनुशास के विहीनीपति को जीवित बंदी बनाने मेरे सुदृढ़ प्रियदर्शी सिंह यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं, जिनके नेतृत्व में वैशाली तंत्र के तरुणों ने वह कीर्ति जमाई थी। वहां हमारे संघ ने वैशक सिंह को गांधार जनपद का नागरिक और गांधार जनसंघ का आजन्म सदस्य चुना था। परंतु भंतेगण, मुझे और भी कुछ कहना है। जब हर्षध्वनि के बीच आचार्य बहुलाश्रव ने गांधारगण के समक्ष घोषणा की कि उनकी सुकुमारी कुमारी रोहिणी का वीरवर सिंह से प्रति सात्विक प्रेम है और वे उसका अनुमोदन करते हैं, तब संपूर्ण गणजन में आनंद और उल्लास का समुद्र हिलोरे लेने लगा और गणजन ने इच्छा प्रकट की कि रोहिणी और सिंह का परिग्रहण गण के समक्ष वही हो। गणपति की इस आज्ञा का पालन करने जब सुश्री रोहिणी वक्ष कोष्ठक में बैठी सखियों के बीच उठ लज्जा से और हर्ष से आरक्त अवनत मुखी होकर अपनी माता के पीछे विजयशाला के बाहर आई, तब सदस्यों ने उत्सुक दृष्टियों से भार से वह दब गई। उसके सुनहरे तार के समान बालों के अंगूर के ताजे गुच्छों और जवा कुसुमों का श्रृंगार था। उसके कंठ में मुक्तिमाल और कान में हीरक कुंडल पहने थे। वह सुंदर कौशय और काशिक से उत्तरी अंतरवासक से कंचुका से सुसज्जिता थी। उस समय वह गांधार जनपद की कुल देवी सी प्रतीत होती थी। गांधार जन ने अपने हाथों से उस सिंह को समर्पित किया और समस्त जनपद ने दूसरे गण नक्षत्र मनाया, जो हम जातीय त्योहार के दिन ही मनाते हैं। भंते, इस प्रकार गांधार जनपद ने अष्टकुल के वज्जियों की वीरता का जो अधिक से अधिक सम्मान किया जा सकता था किया, परंतु फिर भी गांधार गणपति ने घोषित किया कि यह यथेष्ट नहीं है और फिर गांधार जनसंघ ने एक नागरिक शिष्टमंडल इस अकंचिन की अध्यक्षता में इसलिए भेजा है कि हम लोग वैशाली गणतंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। भंते, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 ही 4 दिन में युद्ध में भाग लेने गांधार के चिकित्सकों और तरुणों का एक सुदृढ़ बल वैशाली आ रहा है। बड़ी देर तक हर्षध्वनि होती रही। काचक गांधार चुपचाप आसन पर बैठ गए। अब गणपति उठे और सर्वत्र सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, भंतेगण सुने, आयुष्मान नाग और विजयराज और काप्यक के वक्त आपने सुने। आयुष्मान सिंह और शौर्य की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। परिस्थिति पर आपने विचार किया है। अब मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ। प्रथम, प्रांत और कोष की रक्षा। दूसरे, अश्वारोही पदातिक और नौसेना का संगठन। तीसरे, राजस्व कोष और युद्धोपत्ति उत्पादन। चौथा, कूटनीतिक प्रचार और गुप्तचर। भंतेगण, प्रथम मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि प्रांत और कोष की रक्षा के लिए आयुष्मान सूर्यमल का निर्वाचन हो। आयुष्मान सूर्यमल महाअट्टबी रक्षक के पद पर सुचारू कार्य करते रहे हैं। वे समस्त सीमा प्रांतों, नगर दुर्गों एवं घाटों तथा राजमार्गों से परिचित हैं। अब जो आयुष्मान को इस पद पर चुनते हैं वे चुप रहे। परिषद में सन्नाटा था। गणपति ने थोड़ा ठहर कर कहा, दूसरी बार भी भंतेगण सुने, जिसे यह पद आयुष्मान के लिए स्वीकृत हो वे चुप रहे। थोड़ी देर बाद फिर सन्नाटा रहा। गणपति फिर बोले, तीसरी बार भी भंतेगण सुने, जिसे प्रांत और कोष्ठ की रक्षा के लिए आयुष्मान सूर्यमल का निर्वाचन स्वीकृत हो वे चुप रहे, ना बोले। क्षण भर ठहरकर गणपति ने घोषित किया कि सूर्यमल उस पद पर
चुन लिए गए। अब गणपति ने कहा, अब भंतेगण प्रथम बार सुने, मैं आयुष्मान को 36 गणराज्यों की संयुक्त समस्त चतुरांगिनी पदाति अश्वारोही और नौसेना के लिए सेनापति का प्रस्ताव रखता हूं। जो सहमत हैं वे चुप रहे। सभा में सन्नाटा था। क्षण भर ठहर कर गणपति ने फिर कहा, भंतेगण दूसरी बार फिर सुने, मैं आयुष्मान सिंह को सेनापति पद के लिए चुनने का प्रस्ताव रखता हूं। जो सहमत हो चुप रहे। इस पर भी सन्नाटा रहा। गणपति ने कहा, तीसरी बार भंतेगण सुने, समस्त सेनापति के पद पर आयुष्मान सिंह के लिए मैं प्रस्ताव रखता हूं। इसी समय सिंह धीरे से परिषद भवन के बीचे बीच आ खड़े हुए। गणपति ने कहा, आयुष्मान कुछ कहना चाहते हैं, कहे। सिंह ने कहा, भंतेगण सुने, गणपति और जनसंघ जो मुझे सम्मान मुझे देना चाहते हैं उसके लिए मैं आभार मानता हूं, परंतु मेरी अभिलाषा है इस पद के उपायुक्त पात्र वज्जीगण के महाबलाध्यक्ष सुमन है। अतः मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस सेनापति पद पर वही रहे, हम लोग उनकी अधीनता में युद्ध करें। एक दो सदस्यों ने कहा, साधु साधु। तब गणपति ने कहा, परिषद में सेनापति पद के लिए थोड़ा मतभेद है, इसलिए छंद लेने की आवश्यकता है। भंतेगण आप सावधान हो। शलाका ग्रह छंद शलाकाएं लेकर आपके पास आ रहे हैं। उनके एक हाथ की डालियों में लाल शलाकाएं हैं, दूसरों में काली। लाल शलाकाएं हाँ के लिए हैं और काली नहीं के लिए। अब जो आयुष्मान मेरे मूल प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं, अर्थात सिंह को प्रधान सेनापति पद देना चाहते हैं, वे लाल शलाका लें। जो आयुष्मान सिंह द्वारा संशोधित प्रस्ताव के अनुसार सेनापति सुमन को चाहते हैं, वे काली शलाका लें। सिंह ने फिर खड़े होकर कुछ कहने की इच्छा प्रकट की। गणपति ने कहा, आयुष्मान फिर कुछ कहना चाहते हैं, कहें। सिंह ने कहा, भंतेगण सुने, मेरा प्रस्ताव गणपति के मूल प्रस्ताव का विरोधी नहीं। सेनापति सुमन हमारे श्रद्धाप्रस्त वृद्ध अनुभवी सेनानायक हैं। उनका अनुभव बहुत भारी है, उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, वैशाली के लिए उनकी सेवाएं असाधारण हैं। इसलिए हम सब तरुणों को उनके वज्रहस्त के नीचे युद्ध करना और भांति शोभा योग्य है, उचित भी है। कम से कम मेरे लिए उनकी अधीनता में युद्ध करना सेनापति होने की अपेक्षा अधिक सौभाग्यमन है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप भंतेगण काली शलाका लें। परिषद में फिर साधु साधु की ध्वनि गूंज उठी। शलाका ग्राहक छंदशाला लेकर एक एक सदस्य के पास आए। सबने एक एक शलाका ली। लौटने पर गणपति ने गिना, काली कम लौटी थी। गणपति ने घोषित किया, काली शलाकाएं कम लौटी हैं, तो भंतेगण आयुष्मान सिंह के प्रस्ताव से सहमत है। कल सेना नायक सुमन संपूर्ण संयुक्त सेना के सेनापति निर्वाचित होंगे। तब भंतेगण सुने, प्रथम बार मैं राजस्व कोष और युद्धोत्पन्न के लिए आयुष्मान भद्रेय का प्रस्ताव रखता हूं। फिर 3 बार गणपति ने परिषद की स्वीकृति लेने पर कूटनीति और गुप्त विभाग का अधिपति संदीप वैरागिक विजयराज को बनाया। इसके बाद सिंह उपसेना गांधार काप्यक, नौसेना आगार, ओष्ठक, स्वर्णसेन नियुक्त हुए। यह सब कार्य संपादन होने पर गणपति ने कहा, भंतेगण सुने, हमने युद्ध उद्धारिका का संगठन किया है, अब हमें ध्यान और अन्य की आवश्यकता है। राजकोष में युद्ध संचालन की योग्य यथेष्ट धन नहीं है। यदि राजकोष का स्थायी कोष संतोषजनक ना हुआ तो परिणाम अच्छा ना होगा। सूर्यमल्ल ने खड़े होकर कहा, तब धन आएगा कहां से? धन के बिना शस्त्र, नौका, अश्व और दूसरे उत्पादन कैसे जुटेंगे? नहीं जुटेंगे। इसी से भंतेगण हमें सेठियों से धन ऋण लेना होगा। भद्रिय ने कहा, सेठी का ऋण क्यों देंगे? स्वर्णसेन ने कहा, क्यों नहीं देंगे? क्या गण के साथ उनके सुख समृद्धि संयुक्त नहीं? क्या वे गण की व्यवस्था ही से अपने वर्ण वाणिज्य व्यापार नहीं करते? क्या श्रेणी बिंबसार का उदाहरण हमारे सम्मुख नहीं है? महासेनापति सुमन ने कहा, भंतेगण सुने, जो संकट आज हमारे सम्मुख थे ऐसा वैशाली पर कभी नहीं आया। शत्रु को यही छिद्र मिल गया है कि हमारी सेना और कोष अवस्थित और अपरप्त पे हैं, तभी वह साहस कर रहा है। और यह झूठ भी नहीं है, हमें नियमित राजस्व नहीं मिल रहा है। दुर्ग प्रकारों और नगर प्रकारों का भी संस्कार कराना आवश्यक है। परीक्षा में जल नहीं है, उसमें मिट्टी भर गई है, एक खेत से हो रही है। भद्रिय ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने, सेठी और सारदोहा परिषद को 10 कोटि
स्वर्ण ऋण दे और यह ऋण उन्हें 12 वर्ष में चुकाया जाएगा। मैं आशा करता हूँ वे गण की प्रसन्नता से धन देंगे। सिंह ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने, धन की व्यवस्था हो जाए तो और विषयों का युद्ध उद्र का अपने मोहन ग्रह के गुप्त आनिवेशों में निर्णय करें, जिससे शत्रु को छिद्रान्वेषण का अवसर ना मिले। इस पर कोलियगण राज प्रमुख विश्वसुत ने कहा, काशी कोलों ने 18 गणराज्यों इस युद्ध में अर्ध अक्षौहिणी सेना पर 3 कोटि स्वर्ण भार देंगे। अपने सैन्य की रसद व्यवस्था वे स्वयं करेंगे। सन्निपात ने प्रसन्नता प्रकट की। मल्लों के प्रमुख रोहक ने कहा, तो 1 सहस्त्र हाथी, उतने ही रथ, 20 सहस्त्र अश्वघट और 50 सहस्त्र पदित मल्लों के 9 गणराज्य देंगे तथा अपना व्यय भार उठाएंगे। मल्ल युद्ध उद्रायिका को अपने संपूर्ण तटों, दुर्गों और युद्धापयोगी स्थलों का भी उपयोगी करने का भी अधिकार देते हैं। महाबलाधिकृत ने अब युद्ध उद्धारिका को इस प्रकार संगठन किया। महाबलाधिकृत सुमन सेनापति, सिंह उपसेनापति, नौबलाध्यक्ष गांधार काप्यक, राजसेवा सदक युद्ध भद्रिय, रसास्वदक स्वर्णसेन, प्रांत कोष्ठक रक्षक सूर्यमल, काशी कोल प्रतिनिधि विश्वभूति और मल्ल प्रतिनिधि रोहक। इसके बाद सन्निपात भेरी का कार्य समाप्त हुआ। 111 मोहन ग्रह की मंत्रतना। संथागार में पिछले भाग में संलग्न निशांत हृदय थे, जिसमें चारों ओर अनेक अट्टालिकाओं में ऐसी चतुराई से बनाई गई थी जिनकी भीत और निकास के मार्गों को सरलता से पता नहीं था। एक बार एक अपरिचित जन उन टेढ़े मेढ़े मार्गों में फंसकर फिर निकल ही नहीं सकता था। इसी निशांत के बीचों बीच भूगर्भ में एक मोहन ग्रह था। इसके द्वार के समीप ही एक चैत्य देवता का स्थान था। इस चैत्य में आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। इससे इस ओर आने जाने वालों की कोई दृष्टि नहीं जाती थी। चैत्य के दीवार पर एक विशाल मूर्ति पोली धातु की बनी हुई थी। इस मूर्ति के पृष्ठभाग में सिंहासन के नीचे मोहन ग्रह का गुप्त द्वार था, जो यंत्र द्वारा खुलता था और जिसे यत्न पूर्वक गुप्त रखा गया था। इस गुप्त द्वार के अतिरिक्त यह द्वार था इस मोहन ग्रह में आ जाने के लिए अनेक सुरंगें भी थी, जिनका संबंध उच्च राज प्रतिनिधियों के आवास से था। उनके आवास में से इतनी सुरंगों का राजमार्ग जो या तो किसी खंबे के भीतर था, उसके आवास में इतने द्वार गुप्त द्वार थे जो निरंतर सेवा करने वाले दास दासी और भृत्य भी उनके संबंध में कुछ नहीं जानते थे। वज्र संघ का यह कठोर विधान था कि मंगल पुष्करणी में स्नान लिच्छवी राजपुरुष को छोड़कर अन्य जो कोई किसी भांति इन द्वारों पर परिचित हो, उसका वध कर दिया जाएगा, फिर वह अपराधी चाहे राजपुत्र ही क्यों ना हो। इन सब कारणों से मोहन ग्रह के संबंध में विविध किंवदंतियों कहते थे। वह किस उपयोग में आता है, यह भी लोग ना जानते थे। वहां जाने की चेष्टा करने वालों में जिज्ञासा करने वालों को जिन्होंने मृत्युदंड पाते देखा था, वे वहां की विविध कल्पनाएं विभीषिकाएं सुना सुनाकर लोगों को भयभीत करते रहते थे। इस मोहन ग्रह में आज वज्र संघ के विशिष्ट जनों की मंत्रणा थी। मंत्रणा ग्रह में 7 दीपाधारों पर घृत के दीप जल रहे थे और सब मिलाकर कुछ 9 पुरुष वहां गंभीर भाव से मंत्रणा में व्यस्त थे। इन्हें 9 पुरुषों में गणपति सुनंद, दूसरे महाबलाध्यक्ष सुमन, तीसरे सेनापति सिंह, चौथे विदेश सचिव नागसेन, 5वें संधि बैरागी जयराज, 5वें छठे नौबलाध्यक्ष काप्त्यक, 7वें अर्थ सचिव भद्रय, 8वें आगार कोष्ठक स्वर्णसेन और 9वें महाअट्टिवरक सूर्यमल्ल थे। विदेश सचिव नागसेन ने मंत्रणा का आरंभ किया। उन्होंने कहा, पंतेगण सुने, यह मोहन मंत्रणा अत्यंत अनिवार्य होने पर मैंने आमंत्रित की थी। मेरे पास इस बात के पुष्ट प्रमाण संग्रहित हैं कि निकट भविष्य में मगध सम्राट वैशाली पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और उनके अमात्य ब्राह्मण वर्षकार मंत्र युद्ध की संचालन करने वैशाली में आए हैं। सम्राट द्वारा उनका कलह और बहिष्कार केवल कपट योजना है। उन्होंने मंत्र युद्ध का वैशाली में प्रारंभ कर दिया था और वे उनमें सर्वोत्त भावन सफल होते रह जा रहे हैं। उनके सैकड़ों गुप्तचर विविध रूप से वैशाली में आ बसे हैं। अनेक नट विट पेशाएं, कुटील, विदूषक तथा सती तीक्ष्ण सभ्य लोगों के वेश में शिल्पी, दूत, वणिक, सार्थवाह, सेठी बनकर वैशाली में फैल गए हैं। विविध प्रकार के धूर्त चरचारों से भर गए हैं और यह ब्राह्मण कुंडग्राम के ब्राह्मण सन्निवेश के एक छोटे छप्पर के नीचे बैठ उनके द्वारा मंत्र युद्ध का संचालन कर रहा है। गणपति सुनंद ने कहा, आयुष्मान
के पास इन सब बातों के संबंध में क्या क्या प्रमाण है? क्या भंते गणपति अपने कुंडगाम के ब्राह्मण सन्निवेश में जो अभी घटना हुई है उसे नहीं सुना? क्या आयुष्मान उस चांडाल मुनि और यक्ष किन्ने की बात कर रहे हैं? वही बात है भंते, मैं कहता हूँ यह कुटिल ब्राह्मण का कोरा मंत्र युद्ध है। इसमें वैशाली जनपद के 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और वह संपूर्ण वैशाली भयभीत हो उन काने कपट मनुष्य के चरणों में गिर गिर कर अपने सुख दुख भावना आकांक्षा और गोपनीयता की बातें भी कह रहा है। क्या आप यह नहीं सोच सकते कि यह सब छिद्र और जन जन की जमन गाथा उस कुटिल ब्राह्मण के कान में पहुंचकर वैशाली का विनाश का साधन बन रही है? परंतु आयुष्मान, इसका क्या परिणाम है कि वह भदंत कोई भाकुटिक वंचक है या त्यागी सर्वस्व ब्रह्मचारी नहीं? भंते, वह जो कुछ है उसे हमने जान लिया है। तो कौन है वह? यह जयराज करेंगे। इन्होंने वैशाली के अनुसंधान सूत्र ग्रहण लिया है। तो आयुष्मान जयराज कहें। भंते, वह काना राजगृह का प्रसिद्ध नापित धूर्त प्रबंधन है। वैशाली के बहुत जनों ने राजगृह में उससे बाल मुंडवाए हैं। जयराज ने कहा। क्या कहा? राजगृह का नापित? हाँ भंते, उसका नाम प्रभंजन है और वह महाधूर्त है और वह यक्षिणी, वह राजगृह की प्रसिद्ध वेश्या मागधिका है। किंतु ब्राह्मण उपनिवेश के ब्राह्मणों से उन्मत्त होकर उसके मरने का कारण क्या है? पूर्व नियोजित योजना। नंदन साहू ने विश्व मिश्रित खाद्य उन्हें दिया है। वह दुष्ट इसी कुटिल ब्राह्मण का चर है और उसकी संपूर्ण योजना का माध्यम वाहक है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। यही नहीं बनते, आपने क्या विदिशा के वैश्या भद्रनंदिनी का नाम नहीं सुना? जिसके हाथ आज वैशाली के प्राण है, वह कौन है? मागध विषकन्या कुंडनी। उसमें ऐसी सामर्थ्य है बनते कि जिस पुरुष का वह चुंबन करेगी उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। चंपा की विजय का श्रेय इस विषकन्या को है। इसी ने चंपा के महाराज दधिवाहन के प्राण लिए हैं बनते। ओह, ऐसी भयंकर सूचना! क्या तुमने इसके संबंध में यथातथ्य जाना है भद्र? भंते, मैं उससे मिल लिया हूं। अब तक जो लिच्छवी उसके द्वारा मरे नहीं, यह उसकी कृपा है। नहीं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वह 100 स्वर्ण देने वाले किसी लच्छवी तरुण को अपने आवास में स्वागत न करती हो। यह भी संभव है कि वह किसी महती योजना की प्रतीक्षा में है। यह तो अति भयंकर बात है आयुष्मान, नागसेना ने कहा। यदि अभी अर्थ सचिव भाद्रीय और महाटवीरक सूर्यमल्ल भी कुछ सूचनाएं देंगे? आयुष्मान भद्रीय कहिए। भंते, आपको ज्ञात है कि चंपा का कोई धन कुबेर कृतपुण्य सेठी ग्रहणपति अंतरण में कहीं आकर बस गया है। उसके ऐश्वर्य और संपदा तथा वाड़व पुरुष के संबंध में मैंने सुना है। उसकी क्या बात है? वह भी कुटिल ब्राह्मण का चर है। वह देश देशांतर से वैशाली निगम के नाम हुंडी या मोल लेकर संचित कर रहा है। उसका विचार किसी भी दिन ब्राह्मण का संकेत पाते ही वैशालियों के सब सेठियों के टाट उलटवाने का है। यहाँ तक भद्र। अब भंते सूर्यमल की सूचना भी सुने। आयुष्मान बोले। भंते, मुझे यह सूचना देनी है कि जिस दस्यु बलभद्र के आतंक में आजकल हम वैशाली आतंकित हैं, वह भी एक मागध सेनानी है और उसके अधीन 10 सहस्त्र साहसी भट्ट यदुवन में छिपे हैं। एक 50 सहस्त्र सैन्य वज्जीजन ने के विविध पंत प्रांतों में गुप्त रूप से व्यवस्थित हैं। उसके सेना नायक सामंत और नागगण्य वैशाली के उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश ग्रामीण ग्राम वैचाल्य बचले सप्ताह चैत्र बहुचित्र चैत्र कप्पिनन वैश्चैत्र आदि स्थानों पर छद्मवेश और छद्म नामों में बस रहे हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि अब वैशाली में कौन शत्रु है कौन मित्र को जानना ही कठिन है। महाबलिकृत सुमन ने कहा। भंते, नागसेना ने कहा। अब वैशाली विजय करने को सम्राट के यहाँ आने की और सैन्य अभियान की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ हो गया वैशाली को जय करने के लिए वही यथेष्ट है। अब सेनापति सिंह ने खड़े होकर कहा। भंते गणपति, यह आपने शत्रुओं की विकट योजना का एक अंश सुनाया। अब अपने बल को देखिए। वैशाली का संपूर्ण राष्ट्र आज मदिरा और विलास में डूबा हुआ है। उसके प्राण अम्बपाली के आवास में पड़े रहते हैं। यह सेठी जन जो असंख्य संपदा के साथ संपूर्ण व्यापार विनिमय में एक मात्र स्वामी है, आवश्यकता पड़ने पर हमें युद्ध में कोई सहायता नहीं देंगे। हमारी कोष की दशा शोचनीय है। अर्थ सचिव इस प्रकार प्रकाश डालते हैं। सैन्य संगठन का ढांचा ढीला है, तरुण कामुक और विलासी हैं। उन्होंने तीखी दृष्टि स्वर्णसेन पर डाली, जो चुपचाप विमन भाव से यह बातें सुन रहे थे। गणपति ने कहा। भद्रीय, क्या कुछ कहेंगे? भद्रीय ने कहा, केवल यही कि यदि हमें तत्काल ही कुछ करना पड़ा
तो राजकोष से सहायता नहीं मिल सकती, बलि संग्रह नहीं हो सकता। और जब से दस्यु बलभद्र का आतंक बढ़ा है, इसमें और भी वृद्धि हो गई है, असंभव है। आगार कोष्ठक मित्र स्वर्णसेन सेना को अन्न और सामग्री दे सकेंगे। उन्होंने भी मुस्कुराकर स्वर्णसेन की ओर देखा। स्वर्णसेन ने खड़े होकर कहा, दस्यु बलभद्र का दमन यदि तत्काल ना हुआ तो फिर आगार की सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तब नौबलाध्यक्ष काप्यक ने खड़े होकर कहा, भंते सेनापति, एक महत्वपूर्ण सूचना मुझे भी देनी है। मागधों ने गंगा के उस पार पाटली ग्राम में सेना का एक अड्डा बनाया है। वे जब तक आकर ग्रामवासियों को घर से निकाल कर स्वयं वहां रहने लगते हैं और गंगा और मिट्टी के तीर पर दो दो लिंग अंतर पर काष्ठ के कोट बनवाते हैं जा रहे हैं। पाटली ग्राम का गंगा तट नौकाओं से पटा रह पड़ा है। इस प्रकार वैशाली की एक नाक के नीचे यह पाटलीग्राम मागधों की सैनिकों संथावार बनता जा रहा है और कभी वह वैशाली के नोबल के लिए बहुत बड़ी बाधा प्रमाणित हो सकता है। तो आयुष्मान नागसेन कहे कि इन सब बातों का विचार कर क्या हमें करणीय है। स्वर्णसेन ने बीच ही में खड़े होकर कहा, मेरा मत है कि इस कुटिल ब्राह्मण को तुरंत बंदी बना लिया जाए और उन सब गुप्तचरों को भी। यह तो खुला रण निमंत्रण होगा आयुष्मान, बलाधिकृत सुमन ने कहा, और इसका परिणाम भीषण हो सकता है। नागसेन ने कहा, मेरा मत है कि हमें त्रिसूत्रीय योजना विस्तार करनी चाहिए। एक सूत्र यह है कि हमें निश्राष्ट दूध मुग्ध को प्रेरित करना चाहिए। यह दूत कुलीन बहुश्रवित बहुबांधव बहुकृत बहुविध बुद्धि मेधा प्रतिभा संपन्न मधुरभाषी सभाचार गुरु प्रलब्ध प्रतिकार और प्रतिवाद करने में समर्थ उत्साही प्रभावशाली कष्ट सहिष्णु निर्भिमानी तथा स्थिर स्वभाव वाला पुरुष हो। उसके साथ सब यान वाहन पुरुष परिवार हो, करणीय विषय का उहापोह करने योग्य हो। वह सम्राट को मैत्री संदेश दे, उसकी गतिविधि देखे, शत्रु के आटविक अंतपाल नगर और राष्ट्र के निवासी प्रमुख जनों से मैत्री संबंध स्थापित करे, मागध सैन्य का संगठन बहुपुर परिपाटी संख्या देके समझे, शत्रु के दश उसका कोष आर्य के साधन प्रजा की जीविका और राष्ट्र की रक्षा तथा उनके छुत्रों को भी देखे। दूसरा सत्र यह है कि हमें अपने इंगित चेष्टा आचार एवं विचार किसी से भी प्रकट नहीं करना चाहिए जिसमें वैशाली में व्याप्त मागधूतों को यह ज्ञात हो कि हम सावधान हैं और हमारी योजना क्या है। तीसरा सूत्र यह है कि हमें कोष अन्न और सैन्य की भलीभांति संगठन और व्यवस्था करनी चाहिए। महाबलाधिकृत ने कहा, मुझे योजना स्वीकृत है। आयुष्मान नागसेन का कथन यथार्थ है। मैं प्रस्ताव करता हूँ स्वयं नागसेन ही मागध जाए, नहीं बनते। यह ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ नियुक्त हूँ, मेरी अनुपस्थिति तुरंत प्रकट हो जाएगी। मेरा प्रस्ताव है मित्र जयराज जाएं, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु योजना मेरी अपनी होगी। प्रकट में कोई अन्य व्यक्ति बहुत सी उपायन सामग्री लेकर चले और मैं गुप्त रूप में। दूत का जाना वर्षकार की सम्मति से उसके लिए सम्राट के अनुनय करने के लिए हो। हम लोग सब भांति से दबे हुए हैं, भयभीत हैं, असंगठित हैं, असावधान हैं, यही भाव प्रकट हो। मेरी अनुपस्थिति भी प्रकट ना हो। मेरे स्थान पर मेरे पितर काप्यक मेरा अभिनय करें, यह उत्तम है आयुष्मान। महाबलाधिकृत सुमन ने कहा, सैन्य संगठन का कार्य है मैं आयुष्मान सिंह को सौंपता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ। मेरी भी अपनी स्वतंत्र योजना होगी और अभी वह गुप्त रहेगी। तो ऐसा ही हो आयुष्मान। यह रह गया कोष धान्य और साधन की, इसके लिए आयुष्मान भद्रे उपयुक्त हैं। फिर हम सबकी सहायता करेंगे। आयुष्मान जयराज 1 मास में लौट आए, तभी दूसरी बार मोहन ग्रह निमंत्रणा हो। गणपति सुनंद ने कहा तथा मंत्रणा समाप्त हुई।